जो भी बाहर निकल रहा है, रात में अकेले बाहर निकलना सही नहीं है और किसी अजनबी के टहलने के प्रस्ताव को स्वीकार करना भी सही नहीं है। मैं ये बात अब जानती हूँ, लेकिन 2 साल पहले जब मैं पार्क में टहल रही थी तो मैं नहीं जानती थी कि कुछ गलत भी हो सकता है। मैं पार्क की शांति का आनंद ले रही थी कि तभी मैंने अपने सामने किसी की परछाई देखी। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी जानवर से ज्यादा क्या ही हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आई तो जो सामने से आ रहा था वो एक आदमी था। मैं घबरा गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वो चल रहा था उसे देखकर मैं घबरा गई, लेकिन फिर अचानक वो एक लैंप पोस्ट से होते हुए गुजरा और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं इस आदमी को जानती थी, वो मेरे एक अच्छे दोस्त लूसी का पिता था। हमने कई दोपहर पार्क में बैठकर गप्पे लड़ाते हुए निकाले। मैंने अपना पिछला डर साइड रखा और दोबारा उसकी तरफ जाने लगी। मेरा डर राहत में बदल गया। हे मिस्टर कैस्टर, मैं क्लैरिसा। क्लैरिसा, कितना वक्त हो गया है, हम एक दूसरे से मिले नहीं। कैसी हो तुम? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? उनकी इस तरह आराम से बातचीत करने से मुझे सहारा मिला और मेरा पहले का डर कम होने लगा। हम एक साथ चलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे और अपने पुराने पारिवारिक सफर को याद करके हंसने लगे। रात की हवा का मजा लेते हुए हम बातें करते करते चलते रहे और मैं अपना डर भूल गई। इसके बावजूद बातचीत अजीब होने लगी और मुझे असहज महसूस होने लगा। सो क्लैरिसा, क्या तुम किसी खास को मिल रही हो? वो कहना, मैं हमेशा किसी न किसी तरह की सलाह देता रहता हूँ। उसने अपने होंठ चाटे और मुझे घूर कर देखा। शुक्रिया, लेकिन मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहूंगी। खैर, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। क्योंकि अब मैं डरी हुई नहीं थी, इसलिए मैं बिना हिचकिचाए उनके साथ एक अंधेरी गली में चली गई। उसने मेरा हाथ अब जोर से पकड़ लिया और मुझे अपने साथ साथ ले जा रहे थे। हम आखिरकार एक जगह रुक गए और मैंने कंफ्यूज होकर इधर उधर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ क्यों थे। अचानक उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। उसने मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया। उसके होंठ मेरी गर्दन को छू रहे थे और मैं घबरा कर पीछे हटते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी। मदद करो, कोई प्लीज मेरी मदद करो। वो बंद रखो, अब बहुत देर हो चुकी है। बेदखना बंद करो वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो मुझे बांधने लगे और मैं समझ गई कि अगर मैंने खुद को समय पर नहीं छोड़ाया तो ये मेरा अंत होगा। बेइंतहा ताकत लगाने के बाद मैं खुद को आज़ाद करने में सफल हुई और जितनी तेज हो सका उतनी तेज पार्क की तरफ भागी। वो पीछे से मुझे कोस रहा था। मैं एक झाड़ी के पीछे छुप गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे मुझे ढूंढते हुए देख सकती थी। वो भारी पैरों के साथ गुस्से में घूम रहा था। क्लैरिसा, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने पार्क में बने बाथरूम के बगल में लगी झाड़ियों को हटा हटा कर देखना शुरू कर दिया। मैं चुप रहने की पूरी कोशिश करते हुए सिसकी। अगर उसने उसे झाड़ी में झांक कर देख लिया जिसमें मैं छुपी हुई थी तो मेरा काम खत्म। मैं फिर भी झाड़ियों में छुपी रही। वो ठीक मेरे पीछे था और मैंने अपने हाथों से अपना मुंह दबा लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं ना हिलूं। मैं जिस झाड़ी में पीछे छुपी हुई थी वहां से उसे देख सकती थी। वो वहां से चला गया, लेकिन मैं अब भी सुन सकती थी कि वो मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था और मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। क्लैरिसा, क्लैरिसा। आखिरकार सब शांत हो गया और मैं समझ गई कि वो चला गया है। मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकली और अपनी गाड़ी की तरफ भागी। जल्दी से अंदर बैठकर मैं अपने घर की तरफ निकल गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल थम गया। मेरे घर के बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और वो मेरे घर की खिड़कियों में झांक रहा था। वो बाल मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्हें देखते ही मैं समझ गई कि वो कैस्ट्रो था। अब मुझे पछतावा हो रहा था क्योंकि मैं उसे और उसकी बेटी को पहले ही डिनर के लिए इनवाइट कर चुकी थी। अब वो जानता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। इससे पहले कि वो मुझे देख लेता, मैंने अपनी गाड़ी एक सुनसान गली में लगा दी और फौरन पुलिस को फोन कर दिया। हेलो, हाँ प्लीज मदद भेजिए। एक आदमी मेरे घर के बाहर है जिससे मैं डरी हुई हूँ। वो मेरा पीछा कर रहा है और मुझे अगवा करना चाहता है। मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया और उन्होंने वादा किया कि वो जल्द ही आ जाएंगे। मेरी खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने देखा कि कैस्ट्रो मेरे घर से दूर जा रहा था। रात में उसका रूप और भी ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। मैंने सब्र रखते हुए पुलिस के आने का इंतजार किया। मैं प्रार्थना कर रही थी कि उसके यहाँ से जाने से पहले पुलिस आ जाए ताकि वो उसे पकड़ सके। जब वो आए तो उन्होंने उसके लिए आसपास छानबीन की, लेकिन वो जैसे हवा में गुम हो गया। उसकी गाड़ी देखने के बाद जो उन्हें मिला उसे देखकर मैं चौंक गई। गाड़ी की डिक्की में पुलिस को औरतों के कपड़े और एक बैग भर के गहने मिले। पुलिस ने फौरन उस आदमी के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया और उसका घर छाना। कुछ दिनों के बाद ये सब खबरों में था।
कई जवान लड़कियां बहुत सालों से एक घर में कैद रखी गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार एक ऐसे आदमी का शिकार बन गई थी जो दिमागी हालत से बीमार है। ये जानकर मेरी रूह कांप गई कि मैं इन लड़कियों के जैसा बनने के कितने करीब थी, जिन्हें परसों से दिन की रोशनी देखना नसीब नहीं हुआ। मैं उस रात अपनी किस्मत के लिए आभारी थी, लेकिन जो कुछ भी हो सकता था उसके बारे में सोचकर बहुत ही डरी हुई और सदमे में भी थी। ऐसा तभी होता है जब हम अपनी मौत को अपने सामने इतने करीब से देखते हैं और हमें एहसास होता है कि कभी कभी जिंदा रहने के लिए बस एक चमत्कार काफी होता है।